गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पंचायती राज जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उससे पहले क्या क्या इनिशिएट किया गया था और किस समिति ने क्या क्या अप्रोच रखा, गवर्नमेंट ने क्या रखा, उसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमने बोर्ड पे लिखा है कि बलवंत राय मेहता समिति। एक्चुअली बलवंत राय जो मेहता समिति था, जनवरी 1957 में बना। ठीक है। एक समिति बनाया जाता है जनवरी 1957 में। ये क्यों बनाया गया? तो इसका एक्चुअली जो काम था, एक उस टाइम कम्युनिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था सरकार द्वारा। प्रोग्राम बना था 1952 में। ठीक है। और दूसरा क्या था? नेशनल नेशनल एक्सटेंशन नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, यानी सामुदायिक विकास प्रोग्राम, यानी कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पहला तो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी ये 1953 में बना था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्लियर? अब हुआ क्या कि सामुदायिक यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन वाला, ठीक है, राष्ट्रीय स्वायत्ता सर्विसेज जो है। अब इसमें बताया गया कि भाई ये कम्युनिटी और नेशनल एक्सटेंशन जो है क्या क्या काम किया है अभी तक, उसके जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाया गया, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। और वो बताया गया कि अगर मान लो कि कोई काम अधूरा रह गया या नहीं हो पाया, तो उसमें क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए कमेटी बना। ठीक है। अब बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बताया था? इसने बताया कि डेमोक्रेटिक क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक संघ है, यानी यूनियन है, संघ जैसे भारत। ठीक है। दूसरा क्या है? राज्य है, यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु राज्य है। तो संघ यानी नेशनल लेवल पे और राज्य यानी राज्य लेवल पे काम करता है। ठीक है, नो डाउट। अब इन्होंने क्या बताया कि पंचायत लेवल पे लोकल गवर्नमेंट भी बनना चाहिए। ठीक है। इन्होंने बताया कि लोकल गवर्नमेंट भी बनना चाहिए, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पूरे सेंटर का पावर ना हो, बल्कि उस पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। सेंटर का अलग पावर हो, स्टेट अपने स्टेट में वर्क करे, पंचायत अपने पंचायत में डेवलपमेंट करे। गॉट इट? तो उसके लिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। ठीक है, यानी विकेंद्रीकरण किया गया। समझ गया? अब आता है कि मैंने क्या बताया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में बना था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। ये दोनों को जांच करने के लिए और इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बना। अब बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट देकर के बताया कि भाई डेमोक्रेटिक क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और उन्होंने पंचायतों को त्रिस्तरीय यानी थ्री टायर्स में बताया, थ्री स्तरीय। ठीक है। उसने बताया कि क्या होना चाहिए, पहले ग्राम होना चाहिए, ग्राम यानी ग्राम पंचायत। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। दूसरा क्या होना चाहिए, ब्लॉक लेवल को होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, जिला लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, जिला स्तर पर। तीन चीज बताया। पहले क्या बताया, पहले बताया ग्राम, ठीक है, और दूसरा क्या बताया, ब्लॉक, और तीसरा क्या बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर होना चाहिए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से समिति ने क्या रिपोर्ट दिया और किसने दो स्तरीय, त्रिस्तरीय यानी टू टायर, थ्री टायर किसने बताया, वो क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखना, ये कब बना था, 1957 में, याद रखना। ठीक है। अब अगला स्टार्ट करते हैं, इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन सी समिति आती है जिसने बताया और क्या बताया, दो स्तरीय बताया, तीन स्तरीय बताया, चार स्तरीय बताया, क्या बताया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? अब इससे पहले हम बता देते हैं कि भाई पंचायती राज जो था सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्या किया गया, स्टार्ट किया गया क्या, पंचायती राज, पंचायती राज पॉलिसी वाला, ठीक है, पंचायती राज फर्स्ट टाइम। अब क्या किया कि ये कौन सा जगह है, तो नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा तो चेक कर लेना, नागौर, ठीक है, यानी नागौर, नागौर जिला में, क्लियर, सबसे पहले स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। किसने शुरू किया, तो बताया जाता है कि उस टाइम के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। गॉट इट। पंचायती राज जो सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ, तो हुआ राजस्थान के नागौर जिला में। किसने स्टार्ट किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के जो पीएम थे उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा आएगा कि दूसरा किसने किया, तो पहला तो था, दूसरा था आंध्र प्रदेश में, वो भी किया था 1959 में ही किया था, ठीक है, यानी उसके जस्ट बाद किया था, ठीक है। और उस टाइम क्या किया गया, एक बार याद रखना कि उस टाइम इसने बताया कि चलो त्रिस्तरीय हो, 2 स्तरीय हो, मैटर नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, सिंपल है। अब आते हैं कि एक आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु ने बोला कि हम 2 टायर्स, और वेस्ट बंगाल ने बोला कि हम 4 टायर्स बनाएंगे। गॉट इट, यानी 4 स्तरीय की बात किया था। वेस्ट बंगाल ने 4 स्तरीय, ये 2 स्तरीय और 3 स्तरीय, क्लियर, यहां से समझ गए। मैंने बताया कि राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुरू किया गया। किसने शुरू किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के जो पीएम थे उन्होंने शुरू किया। गॉट इट। दूसरा कौन सा था स्टेट जिसने पंचायती राज को लागू किया, तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टेट ने लागू करना स्टार्ट किया। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि तमिलनाडु के बारे में, यानी ये त्रिस्तरीय था, 2 स्तरीय किसने किया था, तो 2 स्तरीय की बात किया था तमिलनाडु, 4 स्तरीय की बात किसने किया था, वेस्ट बंगाल। गॉट इट, यहां तक समझ गए। अब आगे आते हैं, इसके बाद क्या, पहले हमने बलवंत राय पढ़ा 1957 में, दूसरा क्या पढ़ा, पंचायती राज स्टार्ट 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ये 2 हो गया। और उसके बाद क्या आता है, एक समिति आती है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। एक्चुअली क्या था कि 1977 में समिति बनता है, ठीक है, 1977 में एक समिति बनता है, जो उस टाइम गवर्नमेंट थी जनता पार्टी, ठीक है, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी ने इनिशिएट किया कि भाई पंचायतों को भी स्वायत्ता देना चाहिए, ठीक है, विकेंद्रीकरण करो, और पंचायतों को कैसे डेवलप किया जाए, गांव को कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए अशोक मेहता समिति बनाया गया। गॉट इट। अशोक मेहता समिति जो बनाया गया तो ये पास कब होता है, मतलब स्टार्ट काम कब करना स्टार्ट किया, तो 1978 से काम करना शुरू किया, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने 1978 से ये काम करना शुरू किया। अब ये समिति ने क्या बताया कि 3 स्तरीय के बजाय इसने 2 टायर किया, यानी द्विस्तरीय की बात की। द्विस्तरीय में इसने क्या बताया कि मंडल लेवल का होना चाहिए, मंडल होना चाहिए, यानी ब्लॉक, उन्होंने बताया कि ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, और दूसरा बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट। गॉट इट, 2 बताया। अशोक मेहता समिति 1978 द्विस्तरीय की बात किया। गॉट इट, क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, 2 स्तरीय त्रिस्तरीय किसने किया था, बीपीएससी में क्वेश्चन पीवाईक्यू देखो आप, उसमें मिलेगा, ठीक है, टेस्ट आप कोई उठा के देख लो, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गॉट इट। अभी हमने अशोक मेहता समिति पढ़ लिया जो 78 के करीब आया था, ठीक है। अब आते हैं, उसके बाद एक समिति बनता है, जीवीके राव समिति, ठीक है, जीवीके राव समिति या कमेटी बोल सकते हैं, ठीक है, जीवीके राव कमेटी। अब ये कब बना था, जीवीके राव जो कमेटी है ये कब बना था, ये एक्चुअली बना था 1985 में,
ठीक है, गॉट इट। 1985 में बना था, गॉट इट। अब इस समिति का क्या था, इसने बताया था कि नौकरशाही जो होते हैं ना, उन्होंने नौकरशाही का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर है, यानी वो पंचायती राज को क्या बना दिया, पंगु टाइप में बना दिया। ठीक है, पंगु टाइप में बना दिया था, नौकरशाही ने पंगु टाइप में बना दिया। किसको, पंचायती राज, यानी बिना जड़ का घास बना दिया। इन्होंने बताया था कि नौकरशाही जो होता है ना, नौकरशाही का जो पावर है, नौकरशाही को विरोध किया था, सिंपल बात है, अगर देखा जाए विरोध किया था। उन्होंने बताया था कि पंचायतों को नौकरशाही ने बिना जड़ के घास बना दिया, बिना जड़ के घास बना दिया, घास बना दिया, समझ गए, बिना जड़ के घास बना दिया था। गॉट इट। जीवीके राव समिति 1985 में आया और उन्होंने नौकरशाही का विरोध किया। क्लियर, इतना याद रखना है, नौकरशाही का विरोध किया। अब मेन जो टॉपिक है कौन सा स्तरीय, त्रिस्तरीय की फोर स्तरीय, थ्री, यानी हम बोल सकते हैं 3 टियर टायर, यानी त्रिस्तरीय की बात किया गया। ठीक है, त्रिस्तरीय की बात किया था। त्रिस्तरीय में वही है, त्रिस्तरीय में क्या होगा, ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा का मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत होगा। और दूसरे क्या था, ब्लॉक था, ब्लॉक की बात किया। तीसरे क्या था, जिला था, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट की बात किया था। ठीक है, गॉट इट। जीवीके राव समिति ने 3 स्तरीय की बात किया था। नौकरशाही मेन इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही के विरोध किया था। नौकरशाही बोला था कि इन लोगों ने क्या किया कि पंचायतों को बिना जड़ के क्या बना दिया, घास बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक समिति आता है जिसको बोलते हैं एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी राजीव गांधी के सरकार के समय आया। एल.एम. सिंघवी समिति ने राजीव गांधी के सरकार के समय आया। ये मैं डेट बता रहा हूँ, डेट ही याद रखना, ध्यान रखना। जीवीके राव 1985 में, फिर हमने बताया अशोक महता 1977 पूछे, 78 पूछे, फिर उसके पहले हमने बलवंत राय बताया, फिर हमने बताया कि पंचायती राज स्टार्ट कब हुआ, इसके बारे में। ठीक है, अब आता है एल.एम. सिंघवी। सिंधवी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो सॉरी, सिंधवी। ठीक है, ये हुआ 1986 में। उस टाइम क्या था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, गांधी गवर्नमेंट। और राजीव गांधी की गवर्नमेंट बताया जाता है कि बहुत नवाचार वाली गवर्नमेंट थी उस टाइम। हम लोग तो नहीं थे, चलो, बट जो पढ़ने में आता है, जो सुनने में आता है, बताया जाता है कि बहुत ज्यादा इनोवेशन वाली गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, कि भाई इसको क्या किया जाए, पंचायत को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक एल.एम. सिंघवी कमेटी बनाया गया। बताया गया कि आप जाओ, चेक करो पंचायतों में को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे किया जाए। ठीक है, तीसरी इन्होंने क्या बताया था, ये भी 3 स्तरीय बताया था कि 3 स्तरीय होना चाहिए, 3 टायर्स होना चाहिए। ठीक है, एल.एम. सिंघवी कमेटी ने भी क्या बताया था, 3 स्तरीय बताया था। ठीक है, अब आता है कि एल.एम. सिंघवी कमेटी के बाद आता है कि एक पीके थुंगल समिति आता है। ध्यान रखना है, डेट ही याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रखना है, डेट ही याद रखना है। ठीक है, डेट याद रखना है। अब एक और आता है पीके थुंगल कमेटी, पीके थुंगल कमेटी। और ये क्या होता है, 1988 में आता है। ठीक है, पीके थुंगल कमेटी 1988 में आता है। ये भी 3 स्तरीय बताया था, त्रिस्तरीय। वही है, पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, फिर जिला, त्रिस्तरीय बताया। ठीक है, मैंने क्या बताया, कौन कौन से समिति बताया। मैंने बताया कि बलवंत राय मेहता पहला 1957 में, दूसरा मैंने बताया कि पंचायती राज 1959 में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्टार्ट किया 2 अक्टूबर को। दूसरा कौन सा था जो अडॉप्ट किया, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। फिर मैंने बताया कि तमिलनाडु 2 स्तरीय अडॉप्ट किया था। और फिर उसके बाद हमने बताया वेस्ट बंगाल 4 स्तरीय किया था। ठीक है, बाद में वेस्ट बंगाल, कर्नाटका सब जो 2 स्तरीय स्टार्ट किए, बाद में किए, बट उस टाइम के बता रहा। ठीक है, अब आते हैं, फिर मैंने बताया कि अशोक मेहता कमेटी 1977-78 में आया था, जनता सरकार थी।
और अशोक मेहता कमेटी द्विस्तरीय, यानी 3 के जगह पे द्विस्तरीय किया। ध्यान रखना, एक ही समिति है, द्विस्तरीय है, अशोक मेहता। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया, अशोक मेहता के बाद हमने पढ़ा जीवी राव समिति 1985 में आया था, त्रिस्तरीय के बाद किया था। ठीक है, एल.एम. सिंघवी 1986 में आया था, त्रिस्तरीय के बाद किया था। फिर हमने पी.के. थुंगल कमेटी, ये भी क्या किया, 3 स्तरीय के बाद किया था। ठीक है, अब एक और आता है वी.एन. गॉडगिल, वी.एन. गॉडगिल। ठीक है, वी.एन. गॉडगिल समिति, वो भी बेसिकली आया था 1988 में। वी.एन. गॉडगिल समिति भी 1988 में, ये भी 3 स्तरीय बताया था, 3 स्तरीय। ठीक है, वी.एन. गॉडगिल समिति। गॉट इट, यहां तक समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और बताएं, तब मजा आएगा। अब क्या होता है कि जब राजीव गांधी की सरकार बनती है, हमें पता है कि इंदिरा गांधी की डेथ 1984 में हो जाता है, उसके आफ्टर राजीव गांधी को बनाया जाता है। तो 1985 के करीब क्या होता है, 64th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 64th अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि पंचायतों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। सॉरी, 1985 ने, बल्कि 1989 में 64th अमेंडमेंट किया गया, गॉट इट। 1989 में 64th क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। अब इसमें बताया गया कि पंचायतों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब ध्यान रखना कि जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती, इस टाइम क्या था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, और राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, तो 64th अमेंडमेंट किया गया कि पंचायतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएट करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो बिल लाया वो लोकसभा में लाया, बिल सभा में बिल आता है, और वो क्या होता है, पास हो जाता है। लोकसभा में बिल आएगा, पास हो गया, उनकी गवर्नमेंट थी, पास हो गया। फिर क्या किया गया कि राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में बिल आता है, और वो क्या होगा, पास नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनकी राज्यसभा में उस टाइम क्या था, उतनी पावर नहीं थी, इसलिए पास नहीं हो पाया। तो जब ये राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ, लोकसभा में पास नहीं हो गया, तो उसके बाद क्या होती है, वो बिल खत्म हो गया। ठीक है, यानी खत्म हो गया। उसके आफ्टर क्या होती है कि इलेक्शन होता है, फिर एक गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, इलेक्शन होने के बाद फिर एक गवर्नमेंट बनती है, और जो गवर्नमेंट बनाया गया, उस गवर्नमेंट में क्या बताया गया, नरसिम्हा राव की बाद में गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, उससे पहले जो गवर्नमेंट बनाया गया, उस गवर्नमेंट की बात किया गया कि भाई जैसे उस टाइम क्या था कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, अब ये 1989 के करीब बनता है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, और नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट बनता है, तो उस गवर्नमेंट का जो पीएम थे, उनका नाम था वीपी सिंह। पीएम जो थे, उनका नाम था वीपी सिंह। अब क्या होता है कि वीपी सिंह ने भी फिर इनिशिएट किया और बिल को लाया। अब वीपी सिंह ने क्या किया कि लोकसभा में बिल पास, ठीक है, राज्यसभा में जब आने वाली थी तो क्या होती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, गवर्नमेंट खत्म हो गई, गवर्नमेंट गिर जाने का। अब गवर्नमेंट जब गिर गया तो बिल खत्म, क्लियर, गवर्नमेंट गिर गया, बिल खत्म। वीपी सिंह जो पीएम बने, तो उन्होंने भी इनिशिएट किया कि भाई पंचायती राज को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। गॉट इट, समझ आ रहा है? ठीक है, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले राजीव गांधी 64th अमेंडमेंट किया 1989 में, यानी इलेक्शन से पहले। उन्होंने बताया कि भाई कैसे किया जाए, डेवलप किया जाए पंचायतों को, उसके लिए उन्होंने बिल लाया। तो लोकसभा में बिल आया, राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण वो बिल क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर इलेक्शन हुई, अब बाद में गवर्नमेंट बनती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, जिसका लीडर बनते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह। ठीक है, और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने भी क्या किया,
कि बिल फिर से लाया पंचायतों के डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन कम टाइम के लिए उनकी गवर्नमेंट बनी थी, तो उनकी गवर्नमेंट क्या होती, गिर जाने के कारण बिल पास नहीं हो पाया। गॉट इट। अब आते हैं कि दिसंबर 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, पूरी तरह उनकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, कांग्रेस की क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। और पीएम कौन बनते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं, ठीक है। और आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर जो थे ना, आई थिंक मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक मनमोहन सिंह को बनाया गया था। उसी टाइम आया था जो बिल, कौन सा, प्राइवेट वाला, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब पॉलिसी आया, तो वो हम लोग इको में पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ गए, ये पीएम थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब आता है कि उस टाइम बिल लाया गया, फिर पंचायत हुआ, फिर, ठीक है। और जो उस टाइम जो बिल 1991 में आया, तो बिल लाया गया, और फिर क्या होता है, वो बिल लास्ट में दिसंबर 1991 में उनकी गवर्नमेंट बनती है, और फिर बिल लाया जाता है, और 1992 में क्या होता है, बिल पास हो जाता है, बिल पास, यानी 1992 में बिल क्या हो गया, पास हो जाता है। तो जो उसी को, जो बिल पास हो जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है 73rd अमेंडमेंट, सॉरी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। गॉट इट, समझ गए। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को पास किया गया, ठीक है। अब जब ये क्या हुआ, 1992 में पास हुआ, ठीक है। लागू कब होता है भाई, जिस दिन पास हुआ उसी दिन तो लागू नहीं होगा ना, बाद में होगा। लागू जो होता है, इंप्लीमेंट कब किया गया, यानी लागू कब किया गया, लागू किया गया कब से भाई, तो लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। गॉट इट। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे, याद रखना, उसके बर्थडे से, उनके बर्थडे से याद रखना, उनकी 1973 में आई थिंक हुआ था, ठीक है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, उनके बर्थडे से हमको कुछ लेना देना नहीं है, याद करने के लिए बता रहे, जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन ये भी था। एक और याद रखना, एक और था, क्या बोलते हैं, एक और कोई पॉइंट है जो याद रखने वाली है, आई थिंक कुछ 1973 में कोई अमेंडमेंट हुआ, तो वो भी 24 तारीख को हुआ था, याद रखना। बट यहाँ उसको भूल जाओ, सिंपल समझो, 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया, यानी पास हो गया बिल पंचायती राज के लिए, और फिर 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। गॉट इट, ये पंचायती राज। अब आता है कि 1993 को जब लागू हुआ, यहां तक पास हो गया। अब आता है 1993 को जब बिल लागू हुआ, तो क्या, तो मैंने बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हो गया, ठीक है। अब पास हुआ तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। बहुत ऐसे स्टेट ने द्विस्तरीय अपनाया, त्रिस्तरीय अपनाया, बहुत ऐसे द्विस्तरीय अपनाया, ठीक है। गॉट इट। अब आता है कि लागू हो गया, तो इसमें क्या चेंजेस किया गया, चेंजेस क्या हुआ, ठीक है। तो कौन से पार्ट को, तो पार्ट क्या हो गया, 9 को, ठीक है, पार्ट 9 को बदला गया, ठीक है, भाग 9 को बदला गया, ठीक है, भाग 9 को। और उसके बाद क्या हो गया कि बोल सकते हैं अनुसूची जो होता है ना, शेड्यूल, ये तो हो गया अनुसूची, अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11, ठीक है, शेड्यूल 11 और पार्ट 9 को बदला गया।
ध्यान रखना कि शेड्यूल 11 जब हम पढ़ेंगे, यही 74 अमेंडमेंट जब आगे हम पढ़ेंगे, वो शहरीकरण, शहर से रिलेटेड है, तो उसमें क्या किया कि ए जोड़ दिया गया, यानी इसी में थोड़ा सा इनिशिएट बदलाव करके 9th ए की जगह पे, सॉरी 9th की जगह पे 9th ए रख दिया गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इस दिन के बाद से क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट लागू होता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को 73rd अमेंडमेंट क्या होता है, लागू हो गया। ठीक है, अब आता है कि 73rd अमेंडमेंट चलो लागू हो गया, लेकिन उसके बाद कौन कौन से काम हुआ और क्या हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल, तो इस आर्टिकल बताने से पहले मैं एक बताऊंगा कि जो इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कराता है, क्या कराता है, उसके बारे में बताया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में है। अब आता है कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज में है इसीलिए बता देता हूं क्योंकि ये आगे है, यूज है इसीलिए। आर्टिकल कौन से आता है, तो आर्टिकल आता है 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है, 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है, यहां तक हो गया। और इसका अगर टेन्योर देखा जाए, टेन्योर देखा जाए तो 6 वर्ष होना चाहिए या 65 वर्ष होना चाहिए। टेन्योर 6 वर्ष होना चाहिए या 65 वर्ष होना चाहिए। और हटाने का प्रोसेस जो होता है ना, यानी रिमूवल प्रोसेस अगर देखा जाए, रिमूवल प्रोसेस अगर इसकी देखा जाए तो वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को होता है, हटाया जाता है। क्या किया जाता है कि लोकसभा में अगर बिल पास आए या राज्यसभा में आए तो क्या होता है, उस बिल को जिस सभा में आता है उसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाता है, फिर दूसरे में नॉर्मल से भी हो जाता है। पास कराने के बाद दोनों क्या होगा, दोनों सदन में पास होने के बाद वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट फिर बाद में उनको हटाएंगे। गॉट इट, किसको, इलेक्शन कमीशन को। अब आता है कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटेड कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ध्यान रखना प्रेसिडेंट खुद नहीं करते, इनिशिएट किसके, प्रेसिडेंट किसके सलाह पर करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो किसके सलाह पर करते हैं, तो पीएम के सलाह, प्लस अपोजिशन लीडर उनके सलाह, प्लस कैबिनेट, कैबिनेट के सलाह पे ही किसी इलेक्शन कमीशन को बनाया जाता है। समझ गए, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। अभी जो प्रेजेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका नाम है श्री ज्ञानेंद्र सिंह, यानी श्री ज्ञानेंद्र सिंह, यह ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्री ज्ञानेंद्र सिंह। ठीक है, यानी ज्ञान सिंह भी है, ज्ञानेंद्र शायद आज पूरा नाम होगा, या ज्ञान सिंह सिंपल, ज्ञान। ठीक है, ज्ञानेंद्र लिखो, ज्ञान लिखो। ठीक है, आई थिंक शायद ज्ञान है तो उसको करेक्ट करना, ज्ञान सिंह। ठीक है, या ज्ञानेंद्र, दोनों में कोई होगा। ठीक है, ज्ञान ही नाम है, सिंपल, गॉट इट। उनकी नाम क्या है उतना मैटर नहीं है, पेपर में आएगा टिक कर ले ज्ञान नाम के, बस सिंपल, समझ गए। इलेक्शन कमीशन ये थोड़ा सा था, इसको बता दिया। अब मैं बता देता हूँ कि पंचायती राज से रिलेटेड कौन कौन सी आर्टिकल है और किस आर्टिकल में किसकी बात की गई है। पंचायती राज से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है और किस आर्टिकल में क्या चीज बात किया गया, तो पंचायतों से संबंधित आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायत, आर्टिकल्स रिलेटेड, यहां राइटिंग नहीं बनता, रिलेटेड टू पंचायत, रिलेटेड टू पंचायत। ठीक है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत। तो सबसे पहले आता है 240, देखो ये कहां से कहां तक है, तो 243 से लेकर के 243 ओ तक है, 243 से लेकर के 243 ओ तक, यानी 243 टू 243 ओ। अब पहला आता है 243 में क्या बताया गया,
इसमें बताया गया पंचायतों का डेफिनेशन, डेफिनेशन बताया गया पंचायतों की परिभाषा, ठीक है, यानी परिभाषाएं। इसमें क्या बताया गया, पंचायतों की परिभाषा बताया गया, गॉट इट। दूसरा क्या होता है कि जब दूसरा आते हैं 243A, वो तक जाना ना, ए में क्या बताया गया कि ग्राम सभा होना चाहिए, एक पंचायत में ग्राम सभा होना चाहिए, यानी ग्राम सभा की बात किया था, ग्राम सभा की बात किया था। ध्यान रखना, पहले डेफिनेशन बताया गया, फिर ग्राम सभा बताया कि भाई ग्राम सभा नाम की एक चीज होना चाहिए, वो 243 आर्टिकल में, ठीक है। तीसरा क्या है 243B। अब जब ये हो जाएगा, सिंपल बात है, ग्राम सभा जब बन जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ संविधान होना चाहिए ना। तो पंचायतों का क्या होना चाहिए, संविधान, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, गॉट इट। यानी पंचायतों का, पंचायतों का, पंचायतों का संविधान, पंचायतों का संविधान होना चाहिए, गॉट इट, ठीक है, पंचायतों का संविधान होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन सी आर्टिकल है, मैंने क्या बताया, 243 ये बताता है कि डेफिनेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। 243 ए क्या बताता है, वो बताया था कि ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा हर एक पंचायत में, ठीक है। 243B क्या बताता है कि जब ग्राम सभा बन जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए ना, तो पंचायतों का संविधान होना चाहिए, गॉट इट। चौथा क्या बताता है 243C क्या बताता है, यानी ये बताता है कि पंचायत यानी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, इसको बोलते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, गॉट इट। यानी क्या होना चाहिए, पंचायतों का गठन करो, पंचायतों, पंचायतों का गठन, क्या करो, पंचायतों का गठन करो, कंपोजिशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों का गठन, गॉट इट। मैंने पहला क्या बताया, डेफिनेशन, दूसरा ग्राम सभा, 243 ए बताता ग्राम सभा, और बी क्या बताता है कि ग्राम सभा में कुछ ना संविधानिक क्या होना चाहिए, यानी पंचायतों का कुछ ना कुछ संविधान होना चाहिए। पहला ग्राम सभा, बी क्या बताता है, संविधान होना चाहिए, और सी क्या बताता है कि उसका गठन होना चाहिए। भाई संविधान कब बनेगा, पहले गठन तो करो पंचायतों का, उसके बाद संविधान बनेगा, गॉट इट। अब आते हैं आगे, ठीक है। मैंने क्या पहले बताया, परिभाषा 243 परिभाषा बताता है, 243A ग्राम सभा बताता है, 243B पंचायतों का संविधान बताता है, 243C पंचायतों का गठन यानी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, और 243D 243D क्या बताता है, 243 बताता है कि पंचायतों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, पंचायत में रिजर्वेशन। ध्यान रखना कि रिजर्वेशन ऑफ पंचायत में क्या बताया गया कि भाई लगभग 33% जो रिजर्वेशन रहेगा वुमेन्स के लिए रहेगा, वुमेन्स के लिए रहेगा, और बाकी जो होगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन किसका होना चाहिए भाई, एससी को और एसटी को रिजर्वेशन देना, पॉपुलेशन के अनुसार उनको रिजर्वेशन देना, गॉट इट। याद रखना 243 रिजर्वेशन से रिलेटेड है, रिजर्वेशन के लिए चारों तरफ लड़ाई हो रही है, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल में पंचायतों में रिजर्वेशन की बात किया गया है, तो 243D, ठीक है। उसमें क्या बताया गया कि वुमेन्स को, वुमेन्स का मतलब यहाँ कोई एससी एसटी ओबीसी जनरल कुछ नहीं है, वुमेन्स मतलब वुमेन्स चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, 33% वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, 1/3, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अनुसार एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं नेक्स्ट 243D के बाद 243E, 243E। इसमें बताया गया कि वर्क कार्यकाल यानी पंचायतों, पंचायतों का कार्य
पंचायतों का कार्यकाल। काम का ध्यान रखना, पंचायत का काम क्या होता है, 5 साल होगा, आईपीएल होता है, नॉर्मली 5 साल होता है। अगर मान लो कि अगर किसी की गवर्नमेंट गिर जाती है, अगर किसी मान लो कि कोई गवर्नमेंट गिर गया, पंचायत में भी गिर गया, तो अगर बोला जाता है कि बिफोर, अगर 6 महीना से पहले, बिफोर 6 मंथ इलेक्शन किया जाएगा। इलेक्शन 6 महीने से पहले इलेक्शन करना है। लेकिन अगर मान लो कि पहली बात मान लो कि 4 साल 4.5 साल हो गए, 6.5 ईयर हो गए, सॉरी 4.5 ईयर हो गए, तो क्या 4.5 ईयर में अगर किसी गवर्नमेंट गिरती है तो क्या इलेक्शन होगा? नहीं। 6 महीना बचा है, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा डायरेक्ट, 5 साल के लिए फिक्स होगा। लेकिन अगर मान लो किसी की गवर्नमेंट जो पूरा 5 साल होने वाला है उससे पहले, साल भर पहले गिर जाती है, तो उसकी इलेक्शन होगा कब? तो जो मेंबर जो बनेगा, जो जीत के आएगा, मुखिया सरपंच जो भी आएगा, कितने दिन के लिए रहेगा? रिमेनिंग जितना बचा है ना, 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना, जितना बचा है उतना देर के लिए रहेगा। ध्यान रखना, ये भी है 3 महीना नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया, कम से कम 6 महीना अगर रहेगा, अगर 6 महीना तो इलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले साल भर, 2 साल पहले गवर्नमेंट गिरती है, तो जो गवर्नमेंट बनेगा, तो जो रिमेनिंग 5 साल होने वाला है पूरा जो होगा, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो जो बचा हुआ समय उतना ही के लिए बनेगा। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं 243 में हमने क्या बताया, पंचायतों का कार्यकाल। अब याद करो, पहला हमने क्या बताया, 243 में बताया डेफिनेशन। दूसरा क्या बताया, ग्राम सभा। तीसरा क्या बताया, पंचायतों का क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। चौथा का मतलब होता है सी वाला में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का क्या होना चाहिए, गठन। और डी वाला में क्या बताया, आरक्षण होना चाहिए। और ई के बारे में क्या होता है, कार्यकाल होना चाहिए। और एफ आते हैं 243 एफ, 243 एफ, 243 एफ। एफ क्या बताता है कि सदस्यों की आयोग्यता, यानी बताता है कि सदस्यों की आयोग्यता को बताता है। डिसक्वालिफिकेशन को बताता है, यानी कौन सा पर्सन क्वालिफाइड है और कौन सा नहीं है, किसके ऊपर 2 साल से ज्यादा का आरोप है, कौन सा जेल गया है, वो लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता, उसके बारे में बताता है। ध्यान रखना कि ये क्या बताता है, सदस्यों की आयोग्यता, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 243 एफ के बाद जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीपीएससी में पूछा है, बीपीएससी में पूछ चुका है। 243 जी, और 243 जी में क्या बताता है कि पंचायतों का पावर क्या होना चाहिए, पावर यानी शक्ति को बताता है, अथॉरिटी को बताता है, अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी पहले क्या है, पावर को बताता है, शक्ति को, अथॉरिटी। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। ठीक है, यानी अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी क्या है, ये ध्यान रखना। 243 जी में बताता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 243 पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना कि पंचायतों का गठन करने से पहले ये बताया गया कि भाई पंचायत जब गठन हो रहा है तब पंचायतों में क्या करेगा कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो करेगा, गॉट इट, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी करेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय भी करेगा। मेन मोटिव पंचायती राज बनाने का, यानी 73 अमेंडमेंट करके पंचायतों में 3 स्तरीय, 2 स्तरीय जो भी बनाया गया, 3 स्तरीय की बात की गई, मेन बनाने का मेन मोटिव वही था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय करना ही पड़ेगा पंचायतों को इसीलिए दूसरा बात है कि पंचायतों को क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर है तो पूरे इंडिया में घूम घूम के तो नहीं देखेंगे ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे नाला बना है, कहाँ पे ब्रिज बना है, क्या बना है, नहीं देखेंगे। अगर मान लो कि किसी स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट में जो मंत्री हैं हर जगह तो नहीं घूमते हो, तो हम लोग देखते ही हैं। लेकिन अगर पंचायत में होता है तो पंचायत के जो मुखिया सरपंच जो भी बनते हैं, लोग जिला परिषद बनते हैं, अपना पंचायत का वार्ड तो घूम सकते हैं ना, वार्ड सदस्य भी होते हैं, अपने वार्ड के बारे में तो बता सकते हैं ना रिपोर्ट कि मेरे वार्ड में यहाँ पुलिया चाहिए, यहाँ सड़क टूटा है, यहाँ नाला है, यहाँ पे ये है, वो XYZ
बता सकते हैं। तो पहले क्या है कि हमेशा वार्ड सदस्य अपने वार्ड के बारे में, फिर उसके बाद क्या होता है सरपंच उनको बताएंगे, फिर मुखिया, फिर जिला परिषद, इस टाइप के, फिर मंत्रियों की सब आ जाता है। गॉट इट। तो नीचे से अगर डेवलपमेंट करना है, ग्राउंड लेवल बॉटम लेवल से डेवलपमेंट करना है, तो पंचायती राज को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पंचायतों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहाँ ये बताया गया 243G में पावर क्या है उनकी, इस टाइप के। अब आता है 243G के बाद GH, पंचायतों का प्रारोपण। अब आता है कि प्रारोपण का मतलब क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायतों में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए, लागू करना, ठीक है, प्रारूपण करना, यानी पंचायतों में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना। ये किस में आता है, एच में आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते। एच के बाद क्या आता है, आई। एच के बाद क्या आता है, आई। 243I, ठीक है, 243I ये क्या बताता है, 243I एक्चुअली बताता है कि क्या होना चाहिए कि यानी फाइनेंस कमीशन की बात करता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है। यानी ये क्या करेगा, पंचायतों की स्थिति, पंचायतों की स्थिति की समीक्षा करेगा, ठीक है, पंचायतों की स्थिति की समीक्षा करेगा। गॉट इट। फाइनेंस की बात कर रहा है, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, पंचायतों की स्थिति की समीक्षा करेगा, यानी कौन सी पंचायत में कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितना जरूरत है। बहुत ऐसे पंचायत आप देखते हो कि बहुत डेवलप है, बहुत ऐसे पंचायत डेवलप नहीं है। तो जो डेवलप है ऑलरेडी तो उसको कम पैसा देना पड़ेगा, जो डेवलप नहीं है उसके लिए थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब समीक्षा करेगा फाइनेंस कमीशन। ध्यान रखना कि फाइनेंस कमीशन, स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है ना, वो पंचायतों को फंड प्रोवाइड करता है, यानी फंड प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फंड प्रोवाइड करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कुछ रोड के बारे में बनाना है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम, ये सब सड़क योजना, तो सब क्या होता है कि प्रधानमंत्री यानी सेंटर से रिलेटेड होता है, सेंटर ओरिएंटेड। ध्यान रखना सेंटर ओरिएंटेड है, उसमें कुछ स्टेट भी पैसा लगाती है और कुछ सेंटर भी लगाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात किया गया तो सेंटर लगाएगा, लेकिन अगर सिंपल ग्राम सड़क योजना की बात किया गया, प्रधानमंत्री की बात है तो सेंटर की बात, यानी सेंटर ही पैसा लगाएगा। लेकिन ग्राम सड़क योजना की बात किया गया तो उसमें सेंटर भी लगाएगा और स्टेट भी लगाएगा, ठीक है, यहाँ समझ गए। और ध्यान रखना कि स्टेट फंड क्या करता है, प्रोवाइड कराता है पंचायतों को। कौन सा आर्टिकल में बताया गया, तो 243I में बताया गया, ठीक है, 243I। आई के बाद क्या होता है, जी। आई के बाद क्या होता है, जी। तो 243IG, इसमें बताया गया कि ऑडिट अकाउंट ऑफ पंचायत, ऑडिट अकाउंट ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों को जो अकाउंट है, जो पैसा है पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, उसकी जांच करना, देख रेख करना। किसमें बताया गया, 243G में बताया गया। गॉट इट। 243G में बताया कि ऑडिट अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायतों के जो पैसा आता है उस पैसा को कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बताना, चेक करके बताना कि भाई ऐसे घपले बाजी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 243J के बाद क्या होता है, के। 243K, यानी 243K में क्या बताता है, इलेक्शन कराना, इलेक्शन इन पंचायत
पंचायत। ठीक है, ठीक है। पंचायतों का चुनाव, सिंपल बात है, पंचायतों का चुनाव, पंचायतों का क्या हो गया, चुनाव कराना। के में चुनाव की बात किया गया, के फॉर चुनाव, के मतलब चुनाव। ठीक है, के कितने नंबर पर आता है एबीसीडी में, 11 नंबर पे, के फॉर चुनाव। गॉट इट। अब आते हैं कि 243 के बाद क्या होता है, एल, जे के एल, एल के। अब 243 एल, ये थोड़ा सा सही है। इसमें क्या होता है कि संघीय क्षेत्र पर लागू होता है, यानी ये क्या होता है, यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है, यानी संघीय क्षेत्रों पर लागू, संघीय क्षेत्र पर क्या होता है, लागू, यानी एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी, सॉरी, इधर शायद दिखता नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, यानी संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा। गॉट इट। अब आता है क्वेश्चन कि भाई संघीय क्षेत्र पर लागू होगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एरिया ऐसे है ना कि जहां पे लागू नहीं हो सकता है, यानी ये बताता है कि गवर्नर उस क्षेत्र के गवर्नर के अनुसार कौन से क्षेत्र में पंचायती राज 2 स्तरीय 3 स्तरीय करना है कि नहीं करना है, तो गवर्नर बताते हैं कि भाई इस क्षेत्र में नहीं करना है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पे स्टेट बताता है, सॉरी, प्रेसिडेंट बताते हैं। जैसे मान लो प्रेसिडेंट का रूल वहां चलता है, जैसे मान लिया कि असम हो गया, फिर क्या हो गया, मिजोरम हो गया, फिर क्या हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, असम, मिजोरम और मेघालय, असम, मिजोरम और मेघालय, और फिर एक और है, नागालैंड भी है शायद। ठीक है, असम, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, नागालैंड, असम, मिजोरम, सही है। ठीक है, आई थिंक नागालैंड नहीं है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, सॉरी, असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। इसमें क्या आता है कि इसमें नागालैंड आता है, कि नागालैंड वाला में गवर्नर है, इसको याद करना है। ठीक है, नागालैंड वाला में गवर्नर। ठीक है, ये समझ गए। ये क्या होता है कि इसको याद रखना कि त्रिपुरा भी है, असम भी है, मिजोरम, यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। ठीक है, थोड़ा बाउंड्री है ना, त्रिपुरा आप देखते हो कि 3 साइड से बांग्लादेश है, असम समझ ही रहे हो, और फिर मिजोरम और मेघालय। ठीक है, ये हमने समझ गए कि एप्लीकेशन यानी संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा, यानी जो है अब किसके अनुसार गवर्नर कर सकते हैं या प्रेसिडेंट। ये हमने क्या बताया, कौन सा था भाई, एल था, और एल के बाद क्या आता है, 243 एम। ठीक है, 243 एम, पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन आर्टिकल। इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन आर्टिकल 244, यानी 244 आर्टिकल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, 244 आर्टिकल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि भाई यहाँ पे शेड्यूल बेसिकली एससी के लिए कुछ, एसटी के लिए कुछ, ये सब रिजर्व किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। यानी 244 का क्लॉज 1, 2 इस टाइप के अप्लाई नहीं होता है एससी और एसटी के लिए, यहाँ पे ट्राइबल एरिया के लिए ज्यादातर क्यों किया गया ना, इसीलिए। अब ये कहाँ पे है भाई, नागालैंड है ट्राइबल एरिया, फिर आता है कि नागालैंड के बाद आता है मिजोरम, मिजोरम हो गया, अब मिजोरम के बाद आता है मेघालय। ठीक है, ये सब एरिया में क्या होता है कि लागू नहीं होता है, 243 एम लागू नहीं होता है। ठीक है, गॉट इट, समझ गया, 243 एम ये सब लागू नहीं होता। एम के बाद 243 एम के बाद क्या होता है, एन, 243 एन, 243 एन क्या बताता है कि पहले से जो विद्वान है, पहले से
विद्यमान, पहले से विद्यमान नियम भी लागू होगा। अगर मान लो कि पहले से कोई विद्यमान नियम है पंचायतों की, अगर अच्छा है तो उसको लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब 243 के बाद आता है 243N के बाद आता है वो लास्ट। ठीक है, लास्ट 243, यानी इसमें क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, यानी चुनावी क्या हो सकता है मामलों में, चुनावी मामलों में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप क्या होना चाहिए, नहीं होगा। यानी ये बता रहा है कि चुनावी मामले की जो बात होगा वो न्यायालय की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बेसिकली चुनाव आयोग उसके करेगा, फिर चुनाव आयोग के बाद जब चुनाव आयोग जहां पहले तो चुनाव आयोग की बात पास ही जाएगा, वही सॉल्व कर देगा, नहीं होगा तो फिर बाद में हाई कोर्ट में जा सकते हो। पंचायत ध्यान रखना कि पंचायत से रिलेटेड इलेक्शन की बात हो रही है, स्टेट से इलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या होता है हाई कोर्ट में जाते हैं लेकिन अगर मान लिया लोकसभा राज्यसभा से बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। गॉट इट। यानी बताता है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट ऑफ इलेक्टोरल मैटर, हस्तक्षेप नहीं करता, हिंदी में मैंने उसको वहीं लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे फैक्ट बता देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा याद करा दूं। पहला 243 क्या बताया, 243 बताया कि डेफिनेशन होना चाहिए। दूसरा 243A में क्या बताया कि ग्राम सभा होना चाहिए। 243B में क्या बताया कि पंचायतों का संविधान होना चाहिए। और 243C में बताया कि पंचायतों का गठन यानी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, सी में गठन, और डी वाला क्या बताया कि पंचायतों का रिजर्वेशन गठन हो गया तो उसके बाद सीट को रिजर्व करो, कितना किसको देना है रिजर्वेशन। और डी के बाद ई बताता है कि पंचायतों का वर्ग कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा। और एफ बताता है कि सदस्यों की आयोग्यता क्या होगा, यानी कितने क्वालिफिकेशन क्या होगा इस टाइप की आयोग्यता। ठीक है, एफ बताता आयोग्यता, एफ बताता आयोग्यता। एफ के बाद क्या होता है जी, क्या बताता है जी बताता है कि उसकी पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है। ठीक है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब के बताता है जी। जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जी के बाद क्या आता है एच आता है, एच बताता है कि पंचायतों का प्रारोपण यानी एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिशमेंट करना है पंचायतों में, रूल रेगुलेशन को लागू करना है ना पंचायत में, एच बता गया। और एच के बाद क्या आता है आई बताता है कि फाइनेंशियल कमीशन, उसकी फाइनेंशियल कमीशन क्या करेगा कि पंचायतों में जो भी कितना पैसा दे रहे हैं क्या दे रहे हैं समीक्षा करेगा। फिर आई के बाद जे क्या बताता है कि ऑडिट अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायत के अकाउंट को क्या करना है ऑडिट करना है, समीक्षा करना है कि कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है, ऐसे बहा तो नहीं रहे पैसे को, इस टाइप के। तो क्या बताता है जे बताता है। के क्या बताते हैं कि पंचायतों के चुनाव से, मैंने क्या बताया कि 11 की आता है एबीसीडी में 11 नंबर पे, और वो 11 नंबर पे क्या होता है पंचायतों का चुनाव, के फॉर चुनाव। और के बाद एल क्या आता है कि संघीय क्षेत्र पर लागू होगा, यानी यूनियन जो टेरिटरी वाला एरिया वहां पर भी लागू होगा। ठीक है, गवर्नर वॉर्नर डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट जो डिसाइड करते हैं किस एरिया में क्या होगा, ये क्या था एल था। और एम के बाद क्या बताता है कि एम बताता है कि पार्ट इज नॉट अप्लाई। ठीक है, पार्ट इज नॉट अप्लाई इन सर्टेन एरिया, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो प्रोहिबिटेड रहता है, जैसे इस टाइप एरिया। और एम के बाद क्या आता है एन, और एन क्या बताता है कि पहले से जो विद्यमान है कोई रूल रेगुलेशन है वो भी लागू हो जाएगा, जो अच्छा है उसको लागू करना अच्छी बात है। फिर क्या बताता है ओ क्या बताता है कि पंचायतों के जो चुनाव होगा उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। गॉट इट। अब आता है कि पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए, तो पूरा कहानी हो गया। अब पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए पंचायत क्या होना चाहिए भाई, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज 21 वर्ष। और वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन पंचायत का क्या होना चाहिए, उस पंचायत का सदस्य होना चाहिए, यानी मेंबर होना चाहिए।
यानी उस पंचायत का मेंबर यानी वोटर हो, ठीक है, उस पंचायत का वोटर हो, जिस पंचायत में चुनाव लड़ना चाह रहा है उस पंचायत का क्या हो, वोटर हो। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जितना पंचायत से रिलेटेड है। अगला जो मैं बना दूंगा जो नगरीय वाला जो बता दो, यानी 74 अमेंडमेंट 1992 वाला मैं अगले क्लास में करा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आता है, मजा आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।